दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ एक ऐसी सीरीज की कहानी जो आपका दिमाग हिला देगी। ब्लैक मिरर सीजन 7 के पहले 2 एपिसोड्स इतने पावरफुल हैं कि देखने के बाद आप टेक्नोलॉजी के बारे में 2 बार सोचेंगे। चार्ली ब्रूकर का यह मास्टरपीस 8.7 IMDb रेटिंग के साथ इस साल की बेस्ट हॉरर एंथोलॉजी सीरीज बन गई है। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर टेक्नोलॉजी हमारी जिंदगी को इतना कंट्रोल करने लगे कि हम उसके बिना जी ही न सकें? आज की कहानी में हम देखेंगे कि कैसे एक सिंपल कपल की लव स्टोरी एक हॉरिफाइंग रियलिटी में बदल जाती है। 5 जून का दिन था जब हम मिलते हैं माइक और अमांडा से, एक बेहद प्यार करने वाला कपल जिनकी आज शादी की तीसरी सालगिरह थी। दोस्तों, इनका प्यार देखकर लगता था कि फेरी टेल सच में होते हैं। माइक एक वेल्डर था और अमांडा एक डेडिकेटेड टीचर जो बच्चों से बहुत प्यार करती थी। हर साल की तरह आज भी वे द जूनिपर रेस्टोरेंट जाने वाले थे, वही जगह जहां उनकी शादी हुई थी। यह उनका प्रॉमिस था कि हर एनिवर्सरी पर वे यहां जरूर आएंगे। रेस्टोरेंट में वे अपने फेवरेट जूसी बर्गर्स एंजॉय करते हैं, फिर उसी होटल में जाते हैं जहां सीलिंग पर माइक का एक पुराना च्युइंग गम अभी भी चिपका हुआ था, यादों का एक स्वीट सिंबल। लेकिन दोस्तों, जिंदगी कितनी अनप्रिडिक्टेबल होती है ना। अमांडा को बच्चा चाहिए था, लेकिन कई कोशिशों के बाद भी वो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही थी। और फिर अगले दिन जब अमांडा स्कूल में पढ़ा रही थी, अचानक से उसे चक्कर आने लगे और वो बेहोश हो गई। हॉस्पिटल की वह रात माइक की जिंदगी का सबसे डार्क मोमेंट था। डॉक्टर ने जो बताया वो किसी नाइटमेयर से कम नहीं था। अमांडा के ब्रेन में एक बड़ा ट्यूमर था जो इतना फैल चुका था कि वो कोमा में जाने वाली थी। माइक का दिल टूट गया था, लेकिन तभी डॉक्टर ने रिवर माइंड कंपनी के एक एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट के बारे में बताया। रिवर माइंड कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव गनर एक मिस्टीरियस लेडी थी जिसने माइक को एक ऐसा सोल्यूशन दिया जो साइंस फिक्शन लगता था। उन्होंने बताया कि वे अमांडा के ब्रेन का कंप्लीट डेटा कॉपी बना लेंगे, ट्यूमर वाला हिस्सा रिमूव करके एक प्रोस्थेटिक ब्रेन पार्ट लगाएंगे जो क्लाउड सर्वर से कनेक्टेड रहेगा। यहाँ दोस्तों, टेक्नोलॉजी का असली चेहरा नजर आना शुरू हुआ। गनर ने खुद का एग्जाम्पल देते हुए बताया कि 18 महीने पहले उसका भी एक सीरियस एक्सीडेंट हुआ था और रिवर माइंड ने उसे बचाया था। सर्जरी तो फ्री थी, लेकिन मंथली सब्सक्रिप्शन -$300। एक मिडिल क्लास कपल के लिए यह अमाउंट काफी ज्यादा था। माइक के सामने कोई चॉइस नहीं था। अमांडा के बिना जीना इम्पॉसिबल था। उसने अपने पिता से मिलने के लिए जोड़े गए सारे पैसे अमांडा के ट्रीटमेंट में लगा दिए। सर्जरी सक्सेसफुल हुई और अमांडा वापस आ गई, लेकिन एक कंडीशन के साथ, उन्हें हमेशा रिवर माइंड के टावर्स की रेंज में रहना होगा। शुरुआत में सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। अमांडा नॉर्मल थी, वे खुश थे, लेकिन माइक को अब डबल ओवरटाइम करना पड़ता था सब्सक्रिप्शन के पैसे भरने के लिए। उसकी जिंदगी बस काम, घर और पैसे बचाने के अराउंड घूमने लगी। एक साल बाद जब वे अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने टाउन से बाहर निकले, अमांडा अचानक अनकॉन्शियस हो गई क्योंकि वहां रिवर माइंड के टावर्स नहीं थे। गनर से मिलने पर पता चला कि अब टाउन से बाहर जाने के लिए रिवर माइंड प्लस सब्सक्रिप्शन लेना होगा, $800। ये सिर्फ शुरुआत थी दोस्तों। जल्दी ही अमांडा के बिहेवियर में चेंजेस आने लगे। वो बिना चाहे एडवर्टिजमेंट्स बोलने लगी, बच्चों को, प्रिंसिपल को, यहाँ तक कि माइक के साथ इंटीमेट मोमेंट्स में भी। ये रिवर माइंड के बेसिक वर्जन का फीचर था। अमांडा को स्कूल से वार्निंग मिल गई कि अगर ऐसा चलता रहा तो उसकी जॉब चली जाएगी। माइक के पास कोई ऑप्शन नहीं था। उसने दम डमीज नाम की एक डार्क वेबसाइट पर क्रिएटर अकाउंट बना लिया, एक रेड रूम जैसी साइट जहां लोग पैसे देकर डिग्रेडिंग टास्क करवाते थे। दोस्तों, यहां देखिए कि कैसे एक लविंग हस्बैंड को अपनी डिग्निटी सैक्रिफाइस करनी पड़ी। $800 अर्न करने के लिए माइक को अपने पेशाब तक पीना पड़ा। ये सीन दिखाता है कि डेस्परेट सिचुएशंस में इंसान कहां तक गिर सकता है। प्लस सब्सक्रिप्शन लेने के बाद अमांडा नॉर्मल हो गई, लेकिन कुछ दिन बाद फिर समस्या आई। अब अमांडा दिन में 12-14 घंटे सो रही थी बिना किसी ड्रीम्स के। गनर ने बताया कि यह भी नॉर्मल था। रिवर माइंड प्लस के यूजर्स के ब्रेन से कंपनी के सर्विस को पावर मिलती थी। अब अगर नॉर्मल जिंदगी चाहिए तो रिवर माइंड लक्स चाहिए, $1800। ये लग्जरी वर्जन था जहां आप अपनी हर एबिलिटी को मोबाइल ऐप से कंट्रोल कर सकते थे। चाहे आपको कोई स्किल नहीं आती हो, ऐप से एक्टिवेट कर सकते थे। अपनी दूसरी एनिवर्सरी पर माइक ने 12 घंटे का बूस्टर पैक खरीदा था $500 में, दम डमीज पर अपना मास्क हटाकर अर्न किया था। उस दिन अमांडा को लक्स जैसा एक्सपीरियंस मिला। रेस्टोरेंट में माइक ने ऐप से उसकी प्लेजर फीलिंग्स को एक्सट्रीम लेवल पर सेट कर दिया था। खाने का टेस्ट, म्यूजिक, इंटीमेसी, हर चीज 10 गुना ज्यादा एंजॉयबल लग रही थी अमांडा को। लेकिन अगले दिन माइक के कोवर्कर शेन ने, जो पहले भी दम डमीज देखता था, माइक की फोटो नोटिस बोर्ड पर लगा दी थी। पता चला कि $500 देने वाला शेन ही था। फाइट में शेन एक रोड रोलर के नीचे आ गया और माइक की जॉब चली गई। गनर से पैसे की मोहलत मांगने गए तो एक और शॉकिंग रिवील हुआ। अगर अमांडा प्रेग्नेंट हो जाती तो प्रेगनेंसी के लिए एक्स्ट्रा $90
ब्रेन चेंजेस की वजह से यह एडिशनल चार्ज था। 1 साल बाद का सीन हार्ट ब्रेकिंग था। माइक और अमांडा की फाइनेंशियल हालत इतनी खराब हो गई थी कि वे घर का सामान तक बेच रहे थे। बेबी क्रिप भी बेचना पड़ा, उनके सपनों का सिंबल। माइक का दांत भी टूटा हुआ था दम डमीज की वजह से। एनिवर्सरी पर माइक ने सिर्फ 30 मिनट्स का लक्स पैक अफोर्ड कर सकते थे। अमांडा अब पूरा टाइम सोती रहती थी, लिटरली एक ह्यूमन बैटरी बन गई थी जो सर्विस को पावर देती रहती। गार्डन में बैठकर वे अपने लास्ट 30 मिनट्स एंजॉय करते हैं। अमांडा को समझ आ गया था कि वो माइक पर बर्डन बन गई है। उसने एक हार्ट ब्रेकिंग डिसीजन लिया, माइक से कहा कि वो उसे खत्म कर दे। माइक रोते हुए अमांडा के फेस पर पिलो रखकर उसे पीसफुली भेज देता है, फिर खुद भी पेपर कटर लेकर बेसमेंट में चला जाता है, शायद अमांडा के साथ जाने के लिए। दोस्तों, यह एपिसोड दिखाता है कि कैसे कंपनीज लोगों को ट्रैप में फंसाकर एक्सप्लॉइट करती है। छुपे हुए चार्जेस, हिडन टर्म्स और बढ़ते सब्सक्रिप्शंस, ये सब आज के इंश्योरेंस, हेल्थ केयर और टेक कंपनीज का मिरर है। सबसे ब्यूटीफुल बात थी माइक और अमांडा का अनकंडीशनल लव। कोई और होता तो कब का छोड़ दिया होता, लेकिन माइक ने अपनी डिग्निटी तक सैक्रिफाइस कर दी। ये प्योर लव का सिंबल है। दूसरे एपिसोड की शुरुआत एक सुसाइड न्यूज से होती है जिस पर घर में बैठे मारिया और उसके फियोंसे केन बिल्कुल ध्यान नहीं देते। मारिया डेटा चॉकलेट कंपनी में रिसर्च और डेवलपमेंट टीम में काम करती थी। उसका जॉब था नए फ्लेवर्स पर रिसर्च करना और इनोवेटिव चॉकलेट्स बनाना। मारिया की पर्सनालिटी कॉन्फिडेंट और पॉपुलर थी, वो हमेशा अटेंशन का सेंटर रहती थी। केन पहले बानीज चिकन में काम करता था, ये डिटेल बाद में इंपॉर्टेंट हो जाएगी। मंडे को ऑफिस में मारिया का नया प्रोजेक्ट था मिसो जम चॉकलेट, जिसे वो केन के साथ टेस्ट कर चुकी थी। उसकी कोवर्कर लुइजा का आमंड मिल्क था जिसे निक पी गया था, जिससे लुइजा थोड़ी अपसेट थी। शेफ से बात करते टाइम पता चला कि मारिया को नट एलर्जी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बाद में स्टोरी का क्रूशियल पार्ट बनेगा। मारिया ने पहले खुद चॉकलेट टेस्ट की, फिर रिव्यूअर्स के पास भेजी। रिव्यूअर्स में से एक था वेरिटी नाम की लड़की, जिसे देखकर मारिया शॉक हो गई। दोनों हाई स्कूल में साथ पढ़ते थे, लेकिन वेरिटी बिल्कुल अलग थी। उस टाइम एक कंप्यूटर नर्ड जिसका कोई फ्रेंड नहीं था। पहली बार चॉकलेट टेस्ट करने पर सबको एवरेज लगी, लेकिन वेरिटी ने दूसरा पीस उठाया और ड्रामेटिकली बताया कि यह 10 टाइम्स बेटर टेस्ट कर रही है। जादू की तरह बाकी सबको भी सडनली डिलिशियस लगने लगी। यहाँ पर एक सटल हिंट था, वेरिटी के हाथ में एक पेंडेंट था जिसे वह छूती रहती थी। बाथरूम में मारिया और वेरिटी की मुलाकात हुई। मारिया अवॉइड करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वेरिटी ने बताया कि उसने कंपनी में असिस्टेंट पोस्ट के लिए अप्लाई किया है। मारिया अनकंफर्टेबल हो गई, वो नहीं चाहती थी कि वेरिटी कंपनी में आए। उसने झूठ बोला कि कोई वैकेंसी नहीं है, लेकिन वेरिटी कॉन्फिडेंट थी कि पोजीशन अवेलेबल है। मारिया ने बॉस गेब से कंफर्म किया तो पता चला कि सच में असिस्टेंट की वैकेंसी थी। ये स्ट्रेंज था क्योंकि मारिया ने पहले चेक किया था और कोई पोस्ट खाली नहीं थी। अचानक से कैसे वैकेंसी आ गई? मारिया ने गेब को हिंट देने की कोशिश की कि वेरिटी को रिजेक्ट कर दे, लेकिन कुछ खास फायदा नहीं हुआ। घर जाकर मारिया ने केन को वेरिटी के बारे में बताया। हाई स्कूल में वेरिटी एक कंप्लीट नर्ड थी जो कंप्यूटर लैब में पूरा टाइम बिताती थी। उसका कोई फ्रेंड नहीं था और एक टीचर के साथ अफेयर का रूमर फैला हुआ था। इस रूमर की वजह से वेरिटी को मिल्कमेड निकनेम से बुली किया जाता था। वो टीचर भी बाद में ट्रांसफर हो गया था। केन को ये सब नॉर्मल लगा, लेकिन मारिया को कुछ अजीब लग रहा था वेरिटी के सडन चेंजेस में। ट्यूसडे को वेरिटी का इंटरव्यू हुआ और गेब इतना इम्प्रेस्ड हो गया कि तुरंत जॉब ऑफर कर दिया। मारिया को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। 1-2 दिन में ही वेरिटी से सबका अटैचमेंट हो गया। मारिया, जो हमेशा अटेंशन का सेंटर रहती थी, अब अकेली फील कर रही थी। सब ज्यादातर वेरिटी से ही बात करते थे। कंपनी के ओनर मिस्टर डेटा का विजिट था जो हिंदू थे और मीट नहीं खाते। मारिया ने वेरिटी को ईमेल किया कि पोक की जगह प्लांट बेस्ड जेलेटिन यूज करना है। लेकिन यहाँ एक वियर्ड इंसिडेंट हुआ। वेरिटी ने केन के प्रीवियस वर्क प्लेस बानीज को बर्नीज प्रोनाउंस किया। मारिया ने करेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन निक और लुइजा भी बर्नीज ही कह रहे थे। मारिया ने गूगल पर सर्च किया तो वहां भी बर्नीज चिकन ही शो हो रहा था। यह इम्पॉसिबल था क्योंकि मारिया रोज केन की कैप देखती थी जिस पर बानीज लिखा था। घर जाकर केन से भी कंफर्म किया तो वह भी बर्नीज ही कह रहा था। मारिया का माइंड कंप्लीटली ब्लोन हो गया। क्या उसकी मेमोरी गलत थी? रात में मारिया अपनी स्कूल फोटोज देख रही थी जिसमें नैटली नाम की फ्रेंड थी जिसने वेरिटी को मिल्कमेड निकनेम दिया था। मारिया ने नैटली को वेरिटी के बारे में मैसेज किया। नैटली ने मैसेज तो देखा लेकिन रिप्लाई नहीं किया। लेकिन बाद में उसके हस्बैंड का मैसेज आया, नैटली ने रिसेंटली एक बिल्डिंग से जंप करके सुसाइड कर लिया था। यही न्यूज एपिसोड की शुरुआत में दिखाई गई थी। थर्सडे को मिस्टर डेटा आए और दोनों डिशेस हकलबेरी मारिया की और डब्लून वेरिटी की टेस्ट की।
दोनों को पसंद आई, लेकिन जब मारिया ने बताया कि डब्लून में प्लांट बेस्ड जेलेटिन है, शेफ के रिएक्शंस गए। शेफ ने प्राइवेटली बताया कि डब्लून में एक्चुअली पोक और मार्शमेलो था। ये डिजास्टर था क्योंकि मिस्टर डेटा हिंदू थे। अगर पता चल जाता तो सबकी जॉब गई थी। मारिया शो थी कि उसने वेरिटी को प्लांट बेस्ड जेलेटिन यूज करने को कहा था, लेकिन वेरिटी डिनाई कर रही थी। ईमेल चेक करने पर शॉकिंग रेवलेशन, वहां प्लांट बेस्ड जेलेटिन लिखा ही नहीं था। यह इम्पॉसिबल था। मारिया को परफेक्ट याद था कि उसने क्या लिखा था। वेरिटी इनोसेंट बनकर दिखा रही थी और गेब को लगने लगा कि मारिया जेलसी में वेरिटी को फ्रेम कर रही है। मारिया ने नैटली के हस्बैंड को कॉल किया ये जानने के लिए कि क्या रिसेंटली कोई स्कूल फ्रेंड मिली थी नैटली से, लेकिन वो ग्रीफ में था और मारिया के कंटिन्यूअस क्वेश्चन से इरिटेट होकर उसे कभी कॉल न करने को कहा। केन भी मारिया को समझाने की कोशिश कर रहा था कि यह सब पैरानोयर है और वेरिटी इनोसेंट है। फ्राइडे को वेरिटी ने बताया कि आज जल्दी आना था क्योंकि इंपॉर्टेंट मीटिंग थी जो मारिया मिस कर गई। लेकिन मारिया को कोई मीटिंग के बारे में पता नहीं था और शेड्यूल में भी कुछ नहीं था। मारिया कंफ्यूज्ड और गिल्टी फील कर रही थी। उसने वेरिटी से अपने पास्ट बिहेवियर के लिए माफी मांगी। हाई स्कूल में जो बुलिंग हुई थी उसके लिए वेरिटी ने सब कुछ कन्फेस कर दिया। हाँ, उसने नैटली को सुसाइड के लिए फोर्स किया था और अब मारिया की बारी थी। हाई स्कूल में टीचर के साथ कोई अफेयर नहीं था। वही एकमात्र टीचर थे जो वेरिटी को मोटिवेट करते थे, लेकिन रूमर्स की वजह से ट्रांसफर हो गए। इसके बाद वेरिटी को बहुत ब्रूटल बुलिंग झेलनी पड़ी थी जिसने उसकी पूरी स्कूल लाइफ बर्बाद कर दी। वो ट्रॉमेटाइज्ड हो गई थी और अब रिवेंज ले रही थी। वेरिटी ने तुरंत लुइजा का आमंड मिल्क पी लिया और झूठ बोला कि मारिया ने पिया है। मारिया ने बताया कि उसे नट एलर्जी है, लेकिन किसी को याद ही नहीं था कि ऐसी कोई एलर्जी एग्जिस्ट करती है। गूगल पर सर्च करने पर भी कुछ नहीं मिला। सीसीटीवी फुटेज भी यही शो कर रहा था कि मारिया ने ही आमंड मिल्क छीनकर पिया था। मारिया को समझ आ गया कि वेरिटी का पेंडेंट इन सब का रीजन था। जब भी वेरिटी ने रियलिटी मैनिपुलेट की थी, उसने पेंडेंट टच किया था। गेब ने मारिया को जॉब से फायर कर दिया। फ्रस्ट्रेटेड मारिया ने वेरिटी का पीछा करके उसके घर में घुसकर एविडेंस फाइंड करने की कोशिश की। वेरिटी के घर में मल्टीपल सर्वर्स थे और वॉल्स पर डिफरेंट करियर्स की फोटोज, नासा साइंटिस्ट, सुपर मॉडल और बहुत कुछ। इतनी यंग एज में कोई इतना अचीव कैसे कर सकता था? वेरिटी के रूम से पता चला कि वो कई करियर्स सक्सेसफुली कर चुकी थी, जो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल था। वेरिटी ने सब एक्सप्लेन किया। उसके सर्वर्स में डिफरेंट पैरेलल यूनिवर्सेस का डेटा था जिसमें काउंटलेस पॉसिबिलिटीज थी। पेंडेंट से वो अपनी वर्ल्ड की रियलिटी को दूसरी यूनिवर्स की रियलिटी से स्वैप कर सकती थी। बर्नीज वीएस बानीज कंफ्यूजन इसी की वजह से था। उसने किसी दूसरी यूनिवर्स का डेटा यहां अप्लाई कर दिया था। मीटिंग, ईमेल चेंजेस, सब कुछ इसी टेक्नोलॉजी से हुआ था। वेरिटी ने मारिया की टी शर्ट का कलर भी चेंज करके डेमोन्स्ट्रेशन दिया। इसी टेक्नोलॉजी से उसने नासा में जॉब पाए, सुपर मॉडल बनी, लेकिन अब इन अचीवमेंट्स में मजा नहीं आ रहा था। वेरिटी का रियल मोटिव रिवेंज था। वो मारिया और उन सबको वो फील कराना चाहती थी जो उसने स्कूल में फील किया था। इग्नोर्ड होना, एग्जिस्टेंस को डिनाई करना, रियलिटी को क्वेश्चन करना। नैटली के साथ भी सेम किया था। वो चाहती थी कि मारिया एक्सपीरियंस करे कि जब आपकी एग्जिस्टेंस को ही लोग डिनाई करते हैं तो कैसा लगता है। मारिया और वेरिटी में फिजिकल फाइट शुरू हुई। वेरिटी ने पेंडेंट यूज करके पुलिस को कॉल कर लिया। उसने एक ऐसी रियलिटी स्वैप की जहां पुलिस आने वाली थी। पुलिस ने मारिया को गन पॉइंट पर ले लिया, लेकिन मारिया ने क्लेवरली वेरिटी की फिंगरप्रिंट यूज करके पेंडेंट एक्टिवेट कर लिया और रियलिटी को फिर से चेंज कर दिया। अब पेंडेंट मारिया के कंट्रोल में था और पुलिस उसे क्वीन की तरह ट्रीट कर रही थी। टेबल्स कंप्लीटली टर्न्ड हो गए। अब मारिया के पास वही पावर थी जो वेरिटी के पास थी। दोस्तों, यह एपिसोड स्कूल बुलिंग और वर्कप्लेस हरासमेंट के डेविस्टेटिंग इफेक्ट्स दिखाता है। वेरिटी एक विक्टिम से विलन बन गई। ट्रॉमा का ये साइकिल दिखाता है कि कैसे हर्ट लोग दूसरों को हर्ट करते हैं। मारिया ने माफी मांगी थी, बट वेरिटी ने फॉरगिव नहीं किया। अंत में कर्मा ने अपना काम किया। जो वेरिटी ने दूसरों के साथ किया, वही उसके साथ हुआ। दोनों एपिसोड्स में टेक्नोलॉजी एक सेवियर की तरह आती है, लेकिन अल्टीमेटली ट्रैप में फंसा देती है। रिवर माइंड ने अमांडा की जान बचाई, लेकिन उन्हें फाइनेंशियली रूइन कर दिया। वेरिटी की पैरेलल यूनिवर्स टेक्नोलॉजी ने उसे पावर दी, लेकिन उसे और बिटर बना दिया। कंपनीज कैसे डेस्परेट लोगों को टारगेट करती हैं, ये दोनों स्टोरीज का मैं थीम है। हिडन चार्जेस, चेंजिंग टर्म्स, सब्सक्रिप्शन ट्रैप्स, ये सब आज की रियलिटी का मिरर है। माइक और अमांडा की स्टोरी प्योर लव की है जो टेक्नोलॉजी के जाल में फंस गई। उनका लव अनकंडीशनल था, लेकिन सिस्टम ने उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया। वेरिटी का कैरेक्टर दिखाता है कि चाइल्डहुड ट्रॉमा कैसे लाइफ लॉन्ग इम्पैक्ट डालता है। स्कूल बुलिंग के इफेक्ट्स डेकेड्स तक चलते हैं और विक्टिम्स को विलन्स बना सकते हैं। जब मारिया को रियलिटी मैनिपुलेशन की पावर मिली, वो भी पोटेंशियली डेंजरस हो गई।
पावर करप्शन के पोटेंशियल को दिखाता है। दोस्तों, ब्लैक मिरर सीजन 7 के ये दोनों एपिसोड्स हमें कई इंपॉर्टेंट सवाल पूछने पर मजबूर करते हैं। क्या हम टेक्नोलॉजी पर इतना डिपेंडेंट हो जाएंगे कि अपनी ह्यूमैनिटी खो देंगे? क्या कंपनीज हमारी डेस्परेशन का फायदा उठाकर हमें ट्रैप में फंसा देंगी? क्या हमारे पास्ट के मिस्टेक्स हमें हॉन्ट करते रहेंगे? सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज ये है कि जेन्युइन ह्यूमन कनेक्शंस और एम्पैथी कितनी वैल्यूएबल है। माइक का अनकंडीशनल लव, मारिया की फॉरगिवनेस अटेम्प्ट, ये क्वालिटीज टेक्नोलॉजी से कहीं ज्यादा पावरफुल है। टेक्नोलॉजी एक टूल है, लेकिन इसका यूज कैसे करें ये हमारे ऊपर है। साथ ही यह भी याद रखना चाहिए कि हमारे वर्ड्स और एक्शंस का दूसरों पर कितना डीप इम्पैक्ट होता है। अगले एपिसोड्स और भी माइंड बेंडिंग है दोस्तों। चार्ली ब्रूकर ने सच में एक मास्टरपीस क्रिएट किया है जो हमारे मॉडर्न सोसाइटी का परफेक्ट रिफ्लेक्शन है। क्या आपको लगता है कि हम ऑलरेडी इस डिस्टोपियन फ्यूचर की तरफ बढ़ रहे हैं? कमेंट में बताइए आपके थॉट्स। तो दोस्तों, ये थी ब्लैक मिरर सीजन 7 के पहले 2 एपिसोड्स की कंप्लीट कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी और पसंद भी आई होगी। आगे के एपिसोड्स भी उतने ही थ्रिलिंग है, वो भी जल्दी आएंगे।